हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पॉलिटी के लेक्चर में। तो अब हम बात करेंगे इस पॉलिटी के लेक्चर में बिल के बारे में। तो अब देखिए, जो पॉलिटी है उसके अंदर हमारे पास आता है लेजिस्लेटिव आता है, एग्जीक्यूटिव आता है और जुडिशरी आती है। तो लेजिस्लेटिव की अगर हम बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव में क्या होता है, लेजिस्लेटिव को हम विधायी कहते हैं और उसके अंदर हम लॉज बनाते हैं। तो ये जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस होता है संसद के अंदर, इसमें वोटिंग की बहुत आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ जो बना हुआ है, लेजिस्लेटिव ने जो लॉ बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। और जुडिशरी यानी कि न्यायिका, उसका काम होता है लॉज को, जो लॉज बने हैं उनको चेक करना, ये जुडिशरी का काम होता है, ठीक है। तो अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे बिल के बारे में। सो वी विल बी डिस्कसिंग कि बिल क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिल क्या होते हैं। तो सबसे पहले बिल एक प्रपोज लेजिस्लेटिव प्रपोजल है, एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल है बिल जिसे हम हिंदी में विधेयक भी कहते हैं, वो एक प्रपोज्ड जो है लेजिस्लेटिव प्रपोजल है, जो प्रपोज किया जाता है। कैसा प्रपोजल, यानी कि चर्चा का विषय, एजेंडा। तो कोई भी ऐसा एजेंडा या चर्चा का विषय जो है वो बिल होता है। अब उस बिल को एक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, वो जो बिल है उसको पास कौन करता है, उस बिल को सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा पास करती हैं और वो पास करके उसको प्रेसिडेंट पे भेजती हैं बिल को। और जब प्रेसिडेंट उस बिल को प्रेसिडेंट जब उस बिल पर साइन कर देता है तो वो बिल जो है इनैक्ट होके क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। सो बिल एक्ट कैसे बनता है समझ में आ गया। चलिए अब हम बिल में देखिए, अब हम बात करते हैं विधेयक में। बिल में हमारे पास दो तरह के बिल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट बिल और एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। अगर हम बेसिक कैटेगरी में डिवाइड करें तो गवर्नमेंट बिल वो बिल होता है जिसे मंत्री या फिर मिनिस्टर लोग पास करते हैं, और प्राइवेट बिल वो बिल होता है जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पास करते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल यानी कोई भी नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट बिल होता है देखो उसमें मंत्री में कौन आते हैं, मिनिस्टर कौन होते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं। होता क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा में, अगर हम मान लीजिए कि लोकसभा में जो हैं अभी फ़िलहाल 545 मेंबर्स हैं एंड राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, तो ये टोटल मिला के हुए 790 मेंबर्स लोकसभा के और राज्यसभा के। लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स है, देखिए 545, राज्यसभा में 245, टोटल 790 हुए। अब उन 790 में से अगर हम मान लें कि 90 मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो मिनिस्ट्री में आ जाते हैं, और जो 700 मेंबर्स बच जाते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर हम प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो अब देखो मिनिस्टर्स कम होते हैं 90 एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा होते हैं। तो जो मिनिस्टर्स जो बिल पास करते हैं ना, वो ईजिली माना नहीं जाता है पर ईजिली रिप्रेजेंट करना आसान होता है, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर वो लोग मतलब 7 दिन पहले वो बताएं कि हाँ हम 7 दिन बाद बिल प्रेजेंट करेंगे, अब प्रायर वो नोटिस देना पड़ता है। पर प्राइवेट मेंबर बिल वालों को 1 महीना पहले बताना पड़ता है कि हाँ हम अगले महीने बिल पास करेंगे, तो ये होता है प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। और जो बेटर प्रोबेबिलिटी होती है कि बिल अप्रूव हो जाता है, वो किसका बिल अप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, सरकार का, यानी गवर्नमेंट बिल जो मिनिस्टर लोग पास करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है, बिल को उनका बिल अप्रूव हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है कि पार्लियामेंट उनके बिल को अप्रूव कर ले, राइट। और अगर उस बिल का रिजेक्शन हो रहा है तो इससे पता है क्या समझ आता है, इससे ये समझ आता है कि जो कॉन्फिडेंस है, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, उसका वो कम है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कम है, और जिसकी वजह से मतलब यानी कि सरकार इतनी बढ़िया नहीं है कि उसका बिल रिजेक्ट हो गया, कि उसका एक बढ़िया सा बिल नहीं निकला, जिसकी वजह से जो है वो सरकार कोई तभी तक रहती है जब उसके बिल एक्सेप्ट होते रहते हैं और जब उसके आइडियाज़ काम के होते हैं। जब वो ऐसे बेकार बिल प्रेजेंट करती है तो वो उनके रेजिग्नेशन तक बात पहुंच जाती है कि ये कैसे सरकार है, तो सरकार बदली जाए, गवर्नमेंट बिल, ठीक है ना।
जब गवर्नमेंट का बिल ही काम का नहीं है तो फिर गवर्नमेंट बदली जाए, तो इसलिए रेजिग्नेशन तक बात आ जाती है। ऑलराइट, तो अभी हम प्राइवेट मेंबर के बिल की हम बात नहीं करेंगे। अभी हम इस क्लास में जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट बिल की। और गवर्नमेंट बिल को हम 4 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। पहला है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा है मनी बिल, तीसरा है फाइनेंस बिल और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट बिल। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं गाइस मनी बिल के सबसे पहले बारे में। तो मनी बिल क्या होता है? मनी बिल जो है आर्टिकल नंबर 110। तो मनी बिल का क्या पहला की पॉइंट आपको याद रखना है, आर्टिकल। मनी बिल पूछा जाए तो उसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में बताया गया है। ठीक है, मनी बिल का जो ओवरऑल काम होता है वो है फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम है वो मनी बिल हैंडल करेगा। ठीक है, और मनी बिल का जो फाइनल डिसीजन है वो कौन होता है, किसके हाथ में होता है? फाइनल डिसीजन लोकसभा के हाथ में होता है। क्यों होता है? देखिए, मनी बिल में सबसे पहले तो सिंपल मेजॉरिटी, मनी बिल में सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता है। अब हम बात करते हैं मनी बिल की। अब ध्यान से सुनना, मनी बिल का जो इंट्रोडक्शन है वो लोकसभा ही कर सकती है, सिर्फ राज्यसभा नहीं कर सकती है मनी बिल को इंट्रोड्यूस। इसको इंट्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है। राइट, जो लोकसभा इस बिल को करती है पास, मनी बिल को पास करती है, राज्यसभा पे जाता है ये बिल। राज्यसभा के पास ये मनी बिल 14 दिनों तक रहता है। अब राज्यसभा चाहे तो इस बिल को एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, अमेंड, पर वो कुछ भी करे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो फाइनल पावर है मनी बिल की वो किसके हाथ में है? लोकसभा के हाथ में है। फाइनल पावर जो है मनी बिल की लोकसभा के हाथ में है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई डेडलॉक होने का तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा के हाथ में कोई पावर ही नहीं है। तो पावर ही नहीं है तो लड़ाई झगड़ा किस बात पे करें? ठीक है, तो नो डेडलॉक, या फिर वो राज्यसभा कुछ भी कर ले फ़र्क तो पड़ना नहीं है, चलनी लोकसभा की है। तो लोकसभा ने अगर कह दिया बिल पास तो पास, ये फॉर्मेलिटी होती है। राज्यसभा पे 14 दिनों तक के लिए जाता है मनी बिल। अब उसके बाद प्रेसिडेंट पे जाएगा। प्रेसिडेंट तो सुप्रीम पावर है थोड़ी, है ना, तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल तो चाहिए, तभी तो एक्ट बनेगा बिल का। बिल थोड़ी ना रहेगा, बिल का एक्ट तभी बनेगा। तो अब प्रेसिडेंट जो है उसको बिल को 2 काम कर सकता है, या तो वो फटाफट एक्सेप्ट कर ले बिल को कि हाँ ठीक है और एक्ट बना दे, या वो रिजेक्ट कर ले। 2 काम कर सकता है। रिकन्सिडर नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट, रिकन्सिडर के लिए नहीं भेज सकते हैं कि आप एक बार दोबारा इस बिल को एक बार थोड़ा सा दोबारा देखिए, इसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, ऐसा काम प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं। तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं प्रेसिडेंट पे, क्या? एक्सेप्ट या रिजेक्ट। और बिल पास करने से पहले हाँ प्रायर परमिशन का होना ज़रूरी है मनी बिल के अंदर, कि एक बार उनको प्रेसिडेंट को थोड़ा सा पहले बता दो, परमिशन ले लो कि हम मनी बिल पास करेंगे। ठीक है, तभी तो वो एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे। एक बार परमिशन लेना आवश्यक होती है इंट्रोडक्शन करने से पहले। तो ये है हमारी मनी बिल के बारे में। तो देखिए, मनी बिल इज़ अ बिल दैट डील्स सोलली विद 1 or more than मनी इश्यूज अंडर आर्टिकल 110 which are as follows, like imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax, or you can say borrowing of a money by the government. And third point is custody of a consolidated fund of India or contingency fund of India. ठीक है, कि जो कस्टडी होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की, डिपॉजिट या विड्रॉल जो होता है इसमें इन दोनों फंड में से, चाहे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो चाहे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो, इसमें से डिपॉजिट या विड्रॉल होगा किसी भी फंड का, तो ये काम भी मनी बिल के अंडर आएगा। फिर देखिए, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या फिर रिसीप्ट ऑफ मनी अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये भी इसके अंदर आता है। छठा देखिए, डिक्लेयरिंग एनी एक्सपेंडिचर एज एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे कोई भी एक्सपेंडिचर जो डिक्लेयर हो रहा है, चार्ज हो रहा है, वो भी मनी बिल के अंडर आता है। एंड लास्टली और भी पॉइंट्स होते हैं, फिर ये थोड़े की पॉइंट्स हैं, एनी सप्लीमेंट्री मैटर टू द मैटर लिस्टेड अबव दी, कोई भी क्लोज इसमें जो मैटर है, कोई भी सप्लीमेंट्री मैटर इससे रिलेटेड, वो सब मनी बिल में आते हैं।
नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फाइनेंस बिल। मनी बिल के बारे में मैंने आपको बता दिया। फाइनेंस बिल की अगर बात करती हूँ तो फाइनेंस बिल जो है आर्टिकल 117 के अंदर आता है। आर्टिकल 117 पार्ट 1 में आता है। द फाइनेंस बिल कैसे सिमिलर होता है मनी बिल से? देखिए फाइनेंस बिल कैसे सिमिलर होता है। मनी बिल 110 में पास हुआ था। फाइनेंस बिल की सिमिलैरिटी होती है कि इसको भी एक बार प्रायर अप्रूवल बताना पड़ता है, कि इंट्रोडक्शन करने से पहले एक बार बोलना पड़ता है कि हाँ परमिशन ले लो, हम फाइनेंस बिल पास कर रहे हैं। और ये भी जैसे मनी और फाइनेंस एक जैसा टर्म साउंड होता है, तो जैसे मनी बिल भी लोकसभा ही सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकती है, राज्यसभा नहीं कर सकती है। लोकसभा में आप मान लीजिए 545 मेंबर्स होते हैं, उसी प्रकार से फाइनेंस बिल भी सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, अब देखो अब क्या डिफरेंट क्या है इसमें। डिफरेंट ये है कि जैसे मनी बिल की सारी पावर जो है वो लोकसभा के हाथ में थी कि वो राज्यसभा पे 14 दिन के लिए जाता था। अब राज्यसभा चाहे उसे एक्सेप्ट करे, चाहे रिजेक्ट करे, चाहे अमेंड करे, फ़र्क नहीं पड़ता था। लोकसभा ने बोल दिया पास तो मतलब पास। परंतु फाइनेंस बिल में ऐसा नहीं होता है। फाइनेंस बिल में डेडलॉक, यानी अगर राज्यसभा चाहे तो अपना ऐसे पेच अड़ा सकता है, टांग। कम लोग भी इस समय अपना काम अड़ा सकते हैं। कैसे? लोकसभा ने बोल दिया पास तो पास। राज्यसभा में बिल जो है, देखो डेडलॉक होने का चांस है अगर राज्यसभा बिल को पास नहीं करता है। अब प्रेसिडेंट जो है, इस बिल को प्रेसिडेंट पे भी अपॉर्चुनिटी है, इस बिल को चाहे एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे। पहले वो रिकंसिडर के लिए नहीं भेज सकते थे, पर वो अब भेज सकते हैं रिकंसिडर के लिए। और जब बिल रिकंसिडर के लिए जाता है तो क्या होता है, बिल जो है रिकंसिडरेशन के लिए जा सकता है, और प्रेसिडेंट चाहें तो जॉइंट सेशन भी बुला सकते हैं। जॉइंट सेशन में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुलाया जाता है। अब जॉइंट सेशन में होता ही है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो स्पीकर होता है इस जॉइंट सेशन का, वो लोकसभा का स्पीकर होता है। और लोकसभा से स्पीकर को सबसे पहले चांस दिया जाता है, चेयरमैन कह लो या फिर हेड कह लो, मीटिंग का वही होता है। परंतु अगर लोकसभा का स्पीकर ही एब्सेंट है, वहाँ का चेयरमैन जो है, फिर हेड ऑफ मीटिंग हम किसे बनाएंगे? कोई तो हेड बनेगा मीटिंग का। मीटिंग जो बुलाई है प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट खुद तो करेंगे, मतलब प्रेसिडेंट तो बैठेंगे ना। अब बोलेगा कौन वहाँ पे? स्पीकर। लोकसभा का अगर स्पीकर आए नहीं है, चेयरमैन हेड ऑफ मीटिंग नहीं आए हैं, स्पीकर एब्सेंट है, तो क्या होता है फिर? भाई स्पीकर एब्सेंट है तो क्या हुआ? डिप्टी स्पीकर को बुला लो। और अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट हो गए, फिर आप डिप्टी चेयरमैन को बुलाओगे राज्यसभा के। फिर राज्यसभा वालों को मौका मिलेगा और उसके भी डिप्टी चेयरमैन को मौका मिलेगा, ना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। इनको मौका नहीं मिलेगा फिर भी। मतलब पहले चेयरमैन ऑफ लोकसभा को मौका मिला, वो नहीं आए, तो फिर डिप्टी लोकसभा, फिर डिप्टी भी एब्सेंट हो गए तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब देखिए फाइनेंस बिल को लेके, फाइनेंस बिल एक सेकंड नाम का भी फाइनेंस बिल 2 अंडर आर्टिकल 117(3) पार्ट 3 ओनली डील्स विद द प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड इट एक्सक्लूड्स एनी मनी बिल मैटर्स विच आर अंडर आर्टिकल 110। सो फाइनेंस बिल जो सेकंड होता है वो सिर्फ डील करेगा एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो एक्सक्लूड कर देगा मनी बिल मैटर अंडर आर्टिकल 110। सो फाइनेंस बिल 2 इज़ ट्रीटेड लाइक एन ऑर्डिनरी बिल। अभी ऑर्डिनरी बिल क्या होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। नाउ लेट्स कम टू वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे आ जाते हैं। तो अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, ज़रूरी नहीं है लोकसभा इंट्रोड्यूस करे। अब वहाँ तो सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता था, पर यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, इधर भी स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। अब स्पेशल मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है ये आपको मैं दोबारा बाद में बताऊंगी सेपरेटली, अभी हम बिल की डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी होती है, और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 कहता है कि प्रेसिडेंट को ये वाला जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक्सेप्ट करना ही पड़ता है।
और प्रायर रिकमेंडेशन भी नहीं ली जाती है कि हम पास करें ना करें, एक्सेप्ट बस करना ही है, कोई चांस नहीं है प्रेसिडेंट पे इस बिल को मना करने का। हाँ ये है कि इंट्रोड्यूस इसे कोई भी कर सकता है, लोकसभा भी राज्यसभा भी, ठीक है, दोनों मिलकर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, और अगर एक बंदा कहे कि नहीं इंट्रोड्यूस नहीं होगा अभी बिल, तो डेडलॉक का सिचुएशन आ सकता है। और जॉइंट सेशन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जॉइंट सेशन तो प्रेसिडेंट कराते हैं, प्रेसिडेंट को तो बिल एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये डेडलॉक का सिचुएशन होता है जो ये आपस में सुलझाते हैं लोकसभा राज्यसभा। अब होता क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये आर्टिकल 368 पार्ट 20 में आता है, और ये जो हमने आइडिया ये साउथ अफ्रीका से उठाया था, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें स्टेट इफ़ेक्ट होता है, यानी जीएसटी पे, जैसे जीएसटी का इफ़ेक्ट पड़ता है स्टेट पे, ऐसी स्टेट का अगर हम देखें, जो सिर्फ स्टेट की हम बात करें तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा मिलकर पास कर दें बिल को, तो प्रेसिडेंट तो पास करते ही हैं और पार्लियामेंट को भी पास करना पड़ता है। और स्टेट में मतलब सिर्फ 50% स्टेट यानी 14 स्टेट, 50% स्टेट यानी 28 स्टेट है लगभग, तो उसका आधा यानी 14 स्टेट्स भी अगर मान जाए ना, मतलब वहाँ से अप्रूवल आ जाए तो भी ये पास हो जाता है, कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। अब हम लास्टली गवर्नमेंट बिल का चौथे बिल पे आते हैं, ऑर्डिनरी बिल। तो ये जो है, ये जो बिल है ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल यानी ये धन विधेयक भी नहीं होता, फाइनेंस बिल यानी ये वित्त विधेयक भी नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी ये संसद विधेयक भी नहीं होता ये बिल। तो अब इसमें क्या होता है, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है। देखो स्पेशल मेजॉरिटी किस में आ रहा था, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाले बिल में आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों सिंपल मेजॉरिटी से बिल को अगर पास कर दें तो प्रेसिडेंट जो है या तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं या रिकन्सिडर भी कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात पता है इसमें क्या है कि अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि रिकन्सिडर कर दो, ऑर्डिनरी बिल को रिकन्सिडर कर दो, ये तीनों बिल की बात नहीं कर रही, ऑर्डिनरी बिल की बात कर रही, तो होगा क्या, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल 2 एक जैसे होते हैं। होगा यह, फाइनेंस बिल 2 में मैंने आपको बताया था सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात होगी, तो रिकन्सिडर के लिए अगर वो भेज देते हैं लोकसभा या राज्यसभा के पास, और अगर वो लोग बिना चेंज करे एज इट इज़ दोबारा प्रेसिडेंट को भेज देते हैं, तो अब की बार प्रेसिडेंट पे कोई ऑप्शन नहीं रहता, यानी रिकन्सिडर का ऑप्शन एक बार रहता है और रिजेक्ट का भी एक बार रहता है। पर दूसरी बार अगर बिल वापस आ गया, एज इट इज़ आया जैसे भी आए, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। आप समझ रहे हो, बात को समझिए इसमें। तो अब यहाँ पर डेडलॉक का सिचुएशन आ सकता है क्योंकि दोनों मिलके डिसाइड कर रहे हैं, तो जब दोनों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो डेडलॉक का सिनेरियो हो सकता है। और संयुक्त सत्र को भी बैठाया जा सकता है, जॉइंट सेशन, जिसमें प्रेसिडेंट मीटिंग बुलाते हैं, पहले लोकसभा स्पीकर को ऑप्शन मिलता है, वो नहीं होता तो स्पीकर को मिलता है, वो नहीं होता तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको चारों गवर्नमेंट बिल समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ। इंट्रोडक्शन हमने मेजर पॉइंट पढ़ा, जो हमें मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, मनी, फाइनेंस और ऑर्डिनरी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल में। तो इंट्रोडक्शन जो है मनी बिल और फाइनेंस बिल का लोकसभा करते हैं, और बाकी दोनों जो बिल हैं वो कोई भी हाउस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा सिर्फ किसी बिल को इंट्रोड्यूस करे ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। मतलब पॉसिबल है, कहने का मतलब मेरा कि ओनली राज्यसभा वाला जो केस है, ओनली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली वाली पावर नहीं है, पर हाँ लोकसभा वाले पे ओनली वाली पावर है मनी और फाइनेंस के केस में। तो एनीवेज हम प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे आते हैं। तो प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल जो है, जब लोकसभा सिर्फ पास कर रही है तो चाहिए होता है, पर जब दोनों हाउस में से कोई भी पास कर सकता है तो अप्रूवल का कोई वो नहीं होता है, अप्रूवल का कोई चक्कर नहीं होता है। फिर तो अब कोई भी कर रहा है, तो जब एक बंदा कर रहा है तो वो पूछ के करता है पहले कि हम हाँ कर रहे हैं मनी और फाइनेंस की, ऐसी ऑर्डिनरी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं, ठीक है। अब राज्यसभा में पावर जो है मनी वाले बिल में होती ही नहीं है, कोई पावर नहीं होती है, 14 डेज़ हैं उसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, मतलब फाइनल पावर तो है लोकसभा पे ही होती है।
पर अब फाइनेंस बिल में उस पर पूरी पावर होती है और बाकी तीनों बिल में भी उस पर पूरी पावर होती है। वो जो चाहे कर सकते हैं, डेडलॉक की सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं वो तीनों केस में, ठीक है, पहले केस में नहीं होगी। और देखो जॉइंट सेशन जो है फाइनेंस बिल में बिठाया जा सकता है जॉइंट सेशन, और ऑर्डिनरी बिल में बिठाया जा सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सेशन नहीं होता है और ना ही मनी बिल में कोई जॉइंट सेशन होता है। पावर ही नहीं होती है तो होता ही नहीं है। प्रेसिडेंट पे देखो क्या क्या पावर्स हैं। प्रेसिडेंट जो है एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं मनी बिल को, पर रिकन्सिडर नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो बिल है फाइनेंस बिल को प्रेसिडेंट जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, फाइनेंस बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और रिकन्सिडर भी कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें ऑर्डिनरी बिल की तो उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं और रिकन्सिडर भी कर सकते हैं, और दोनों केस में जॉइंट सेशन भी बिठा सकते हैं। परंतु जो लास्ट वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल है तो 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 कहता है कि प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल को। सो आई होप गाइज आपको मेजर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे बिल के। ओके गाइज।